नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत करता हूं आप सबका शिक्षा सारथी R2S2 ऐप पर। और आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्यतः हमें देखना क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, जंतु है, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि आखिर रेस्पिरेशन होता क्या है। तो चलिए जरा सा देख लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन के बारे में सबसे पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं, है कि नहीं। श्वसन, जब श्वसन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज देखना होता है कि क्या श्वसन सिर्फ सांस के लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो आंसर आता है नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन कहेंगे। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अवयवों को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है, फिर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि मेनली कि भोजन में जो पदार्थ होते हैं जो हमने अवशोषित किया था, डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि उसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को हम लोग अवशोषित करते हैं। अब उससे एनर्जी निकालने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। जब हम लोग मानव शरीर के अंदर बात करते हैं तो मानव शरीर में हमें ये श्वसन का जो प्रक्रिया होता है, इस श्वसन की प्रक्रिया के लिए दो तरह के हमें पाथवे देखने होते हैं, दो तरह का तरीका देखना होता है। देखिए, श्वसन की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्यतः दो तरह का होता है। समझिएगा, श्वसन के बारे में हम लोग बात करें, ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला हम बात करते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन जो होता है, यानी कि इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलिए। इसको लिखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि भोजन के अवयवों को जो कि अवशोषित किया गया था उसको एक सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में या फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेकडाउन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के अवयवों का ऑक्सीकरण, है ना, उसका ऑक्सीकरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर भोजन के अवयवों को तोड़ करके उससे जब ऊर्जा निकाली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन बोलेंगे। ठीक है, और जब हम लोग बात कर रहे होते हैं दूसरा, जो कि हमारे फेफड़े से होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। यानी कि आप जब बात करते हैं हवा के बाहर छोड़ने और लेने की, तो वो एक्चुअली आप कहां से कर रहे होते हैं, मतलब वो उसके प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जो एक एक सेल के अंदर हो रहा है, एक एक कोशिका के अंदर हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यहां पर हम लिखेंगे फेफड़े की मदद से होने वाला श्वसन
और इसमें होता क्या है, जो फेफड़े की मदद से जो श्वसन होता है, इसमें देखिए, इसमें जो रेस्पिरेटरी गैसेज होते हैं, जो रेस्पिरेटरी श्वसन में आने वाले जो गैस होते हैं, उसका मुख्यतः क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसका हस्तांतरण होता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग गैस लेते हैं और जो हम लोग गैस छोड़ते हैं, उसका मुख्यतः काम कहां पर होता है, तो उसका मुख्यतः काम होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन में। और इंसान के अंदर अगर हम बात करेंगे और बाद बाकी जो एनिमल जिसके पास फेफड़े होते हैं उसके अंदर अगर बात करेंगे, तो वो क्या होता है, फेफड़े की मदद से होने वाला रेस्पिरेशन होता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन पेज पर, हम बात करते हैं यहां से। यहां से बात करते हैं कि जीव जंतुओं में, देखिए जब यहां पर बात करते हैं क्या, कि जीव जंतुओं में जैविक क्रिया के, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बनी रहती है, जिसकी आपूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण से होता है। यही बात हम आपको बता रहे थे, चाहे फैट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, उसके ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है, और साथ में CO2 और जल वाष्प यानी कि वाटर निकलता है वेपर की फॉर्म में। ठीक है, वाष्प की फॉर्म में। और ये जो यहाँ पर ATP लिखा हुआ है, ATP का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं कि ATP जो होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। नाम सुनने में ऐसा लग रहा है कि एडिनोसाइन के साथ में क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हमने क्या कहा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर 2 ग्रुप्स रहेंगे तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तब उसको, जैसे कि इसको हम ATP कह रहे हैं शॉर्ट में, तब उसको ADP बोलेंगे। अगर एक ही फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो उसको AMP बोलेंगे। आगे उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है ATP, तो यहां पर देखिए 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, जब अगर एक एडिनोसाइन क्या होता है, तो एडिनोसाइन एक तरह का कह लीजिए कि जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, जिसमें कि एडेनिन होता है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता ही देते हैं, ठीक है ना। यहां पर से जैसे कि देख लेते हैं, जब हम बात करते हैं किसका, नाइट्रोजिनस बेस का। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग नाइट्रोजिनस बेस का, है ना। नाइट्रोजनस बेस जो कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आता है। ये मुख्यतः कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं क्या, प्यूरिन, और दूसरे को बोलते हैं पायरीमिडिन, है ना, पायरीमिडिन। एक को बोलेंगे प्यूरिन और दूसरे को बोलेंगे पायरीमिडिन। प्यूरिन जो होता है ये 2 तरीके का होता है, मतलब इसके अंदर 2 एग्जांपल्स आते हैं प्यूरिन के अंदर। पहला होता है, इसके अंदर बात कर लेते हैं, एडेनिन, है ना। इस एडेनिन को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा, वहां पर जो आपने एडिनोसाइन में जो देखा वो A, यहां पर ये A नहीं है, हालांकि ये इसी से बना हुआ फॉर्म है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है क्या, गुआनिन, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, G से। अल्फाबेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम पायरीमिडिन की बात करते हैं तो पायरीमिडिन में पहला आ जाता है क्या, साइटोसाइन, जिसको कि C से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा यूरेसिल, ध्यान रखेंगे ये सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, थायमिन। फिर क्या आएगा, थायमिन, जिसको T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि एडेनिन गुआनिन किसके अंदर आ जाएगा, प्यूरिन के अंदर, साइटोसाइन, यूरेसिल और थायमिन किसके अंदर आ जाएगा, पायरीमिडिन के अंदर आएगा, है ना। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है, जब इन नाइट्रोजनस बेसेस के साथ में शुगर को ऐड कर दिया जाता है, शर्करा को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एडिनोसाइन में, ठीक है। उससे रिलेटेड उसका जो न्यूक्लियोसाइड होता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं एक बार, है ना। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, साइड कर दे, ये लीजिए। तो इसके अगले पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका अगला पार्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं क्या, ये आखिर एडिनोसाइन क्या होता है, वो पॉइंट समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अपने को वहां से भी पूछेगा,
ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं इसी का, जब नाइट्रोजिनस बेस N2 बेस लिख रहे हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस के लिए ही हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, यही पे लिख देते हैं N2 बेसिस। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि हम N2 बेस जो है यहां पर लिख रहे हैं N2 बेसिस प्लस यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। तो जब शुगर ऐड कर दिया जाता है तो ये क्या बनता है, ये बनता है एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और ध्यान रखेंगे कि जब नाइट्रोजिनस बेस, इसके साथ में हमने जोड़ दिया क्या, शुगर, और इसके साथ में अब हम फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ देते हैं, तब ये क्या बनता है, ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये क्या बन गया, अब एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि न्यूक्लियोसाइड के साथ जब हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो वही क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है, मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, और यहां पर इसके नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं सबके। ठीक है, इस तरह से करके, और जब दूसरी तरफ से भी ये रहा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से ये जब आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तब जाकर के क्या होता है, एक डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये अब एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनने जा रहा है। ठीक है ना, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनने के लिए उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट होता है एक न्यूक्लियोटाइड। यहां पर लिख देते हैं यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लिक एसिड का चाहे डीएनए बनाना हो चाहे आरएनए बनाना हो, दोनों के लिए उसका यूनिट क्या आ जाएगा, उसका यूनिट होगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास पूरा पॉइंट क्लियर है कि नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ ऐड किए, तब जाकर के फॉस्फेट के साथ ऐड किए, तो क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड बना। तो बताइए जब हम एडेनिन को, अब देखिए इसी में देख लेते हैं अगला पॉइंट कि एडेनिन की जब बात कर रहे होते हैं, एडेनिन इसके साथ में हमने जोड़ा किसको, शुगर को, किसको जोड़ा हमने, शुगर को जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एडिनोसाइन। शुगर यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर जो शुगर यूज होता है वो है राइबोज शुगर, जो कि एक 5 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, पेंटोज। ठीक है, 5 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है। यहां पर हमने एडेनिन, जो कि क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस। कौन सा वाला नाइट्रोजिनस बेस, तो ये प्यूरिन है, अभी जस्ट आपको बताया है, ये एक प्यूरिन है। तो नाइट्रोजनस बेस को हमने यहां पर ऐड किया, एडेनिन के साथ राइबोज शुगर को ऐड किया, जो कि एक पेंटोज है। अब ये क्या बन गया, तो एडिनोसाइन बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एडिनोसाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इस एडिनोसाइन को उठा करके यहां पर एडिनोसाइन, और इसके साथ मान लो, इसके साथ हमने एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक्चुअली फॉस्फोरिक अम्ल होता है वो। तो क्या कहते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप को हम यहां पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेंगे तो एडिनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट, तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, 2 फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, मान लो एक और फॉस्फेट को अगर हम यहां पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और मान लो 3 ही ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम जो है, ये 3 ही इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो तीनों को जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जरा नाम लिख लेते हैं यहां से, ये क्या हो गया बताओ, यहां तक में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया AMP, फुल फॉर्म यहां पर लिख दें तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, है ना,
मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जब मान लेते हैं कि यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, दो दो फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़े हुए हो, मान लेते हैं कि दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे हम लोग, अब क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट ग्रुप है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या, कि अगर तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़े हुए, तीनों को जोड़ देते हैं, तब कहेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और देखिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ते हैं, हर ग्रुप के जुड़ने में वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक बंध बनता है, और इस बंध को जब हम तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, एक रासायनिक बंध यहां पर बनता है, उस बंध को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, वहां पर से बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा वहां से निकलती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक तरह से एक कोशिका की ऊर्जा है, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। कह लीजिए कि ये क्या है, ये एटीपी जो है ये ऊर्जा का सिक्का है। इसी सिक्के को, इसी ऊर्जा के सिक्के को खर्च करके कोशिका जो है अपना काम चलाता है। यहां पर हम लिख देते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। ये क्या है, ये सेल का ऊर्जा का सिक्का है, समझ लीजिए, ऊर्जा सिक्का, ठीक है। इसी को खर्च करके सेल क्या करेगा, एक कोशिका अपना काम चलाता है, ठीक। अब आ जाते हैं वापस अपने पेज पर। देखिए इसमें जब हम एटीपी के साथ तीन फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ा हुआ देखते हैं, तो जब जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, हालांकि ये इस ऑर्डर में ब्रेक नहीं होगा, देखिए ये जो है ना, इस ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा, ये पहले क्या होगा, सबसे बाहर वाला जो फॉस्फेट ये टूटेगा, फिर ये, ठीक है। तो एक को मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, पहले वाले को मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया इसमें से, हाँ, पहले वाले को तोड़ दिया, तो अब यही किस में रह गया, अब ये जो है, ये देखो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और इसमें से इसको तोड़ दिया, तो ये अब क्या रह गया, ये एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। तो जितनी बार ये बॉन्ड टूटता है, ये रासायनिक बंध जितनी बार टूटेगा, क्या होगा, उतनी बार यहां पर एक प्रचुर मात्रा में यहां पर से ऊर्जा रिलीज होगी, जिस ऊर्जा का काम सेल जो है अपने काम के लिए करता है, ठीक है। मतलब सेल उसी के हेल्प से, कह लीजिए उसी ऊर्जा से जिंदा रहता है। जब बात करते हैं श्वसन के प्रकार की, तो ध्यान रखेंगे यहां पर ये श्वसन का जो प्रकार है, ये श्वसन का प्रकार है कि वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, कौन से पाथवे पर अपना काम करता है, उसके हिसाब से। तो इसमें पहला आ जाता है एरोबिक और दूसरा हो जाता है एनएरोबिक, जिसको कि हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं और दूसरे को अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें क्या देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के बिना वो श्वसन की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं होगी, इस तरह के श्वसन को बोलेंगे ऑक्सी श्वसन। और एनएरोबिक या फिर अनऑक्सी श्वसन उसको बोलेंगे जहां पर कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं भी है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी वहां पर वो श्वसन का प्रक्रिया जो होता है पूरा होता है। हालांकि अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो जो ऑक्सी श्वसन है उसमें ऊर्जा जो है काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में निकलती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। जबकि अनऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें ऊर्जा थोड़ी कम भले निकले, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी निकलती है। तो शरीर को मान लीजिए कि अगर मांसपेशियों की बात करें, अगर आप कसरत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वहां पर जाकर के आपने खूब डंबल वंबल उठा लिया, तो शुरुआत में तो ये क्या कर लेगा, ये ऑक्सी श्वसन करके ऊर्जा दे रहा है, लेकिन आपने जैसे ही मस्कुलर वर्क बढ़ाया तो मसल्स क्या करने लग जाएंगे, वो अनऑक्सी श्वसन करेंगे। तो पूछा जाएगा मसल के बारे में, मांसपेशी के बारे में, ये किस तरह का श्वसन करता है, तो कहेंगे यह अनऑक्सी श्वसन करता है।
बात समझे, क्योंकि मुख्यतः अनॉक्सी श्वसन ही कर रहा होगा और अनॉक्सी श्वसन तुरंत एनर्जी देना है उसको। ऑक्सी श्वसन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो अनॉक्सी श्वसन करके वो तुरंत ऊर्जा देने लग जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, प्रायः सभी जीव जंतुओं में ऐसा ही टाइप का श्वसन होता है, कैसा, ऑक्सी टाइप का। और जब हम एनारोबिक या फिर अनॉक्सी श्वसन की बात करते हैं तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ऐसे श्वसन कुछ सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो अनॉक्सी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आरबीसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, खास करके आरबीसी जब मैच्योर स्टेज में आ जाता है उस समय की बात करते हैं, तो लाल रक्त कण जो है वो भी क्या करेगा, अनॉक्सी श्वसन करेगा। और देखो मांसपेशी, अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि मांसपेशियों में भी क्या देखने के लिए मिलता है, मांसपेशियों में भी अनॉक्सी श्वसन ही देखने के लिए मिलता है। अगला देखते हैं, जब हम लगातार व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, जिसके कारण अधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर ग्लूकोज जो है उसको अनॉक्सी श्वसन करके किसमें तोड़ा जाता है, लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाता है, या फिर वहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब अनॉक्सी श्वसन की बात करते हैं तो ग्लूकोज से, देखिए जब ऑक्सी श्वसन करते हैं तो वहां पर ऑक्सी श्वसन का अगर हम एग्जांपल लें तो वहां पर क्या होता है ना कि ग्लूकोज के टूटने से दो मॉलिक्यूल जो है बनता है, किसका, यहां पर दो मॉलिक्यूल बनेगा पायरुविक एसिड का, पायरुविक अम्ल का बनेगा दो मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से। ये किसमें, तो ये ध्यान रखेंगे ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर एनारोबिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन अगर हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ गया तो उस केस में क्या होगा, यहां पर हम लिख देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये एनएरोबिक है। इसमें क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से यहां पर दो मॉलिक्यूल, या तो यहां पर दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, या तो, ठीक है यहां पर और लगा देते हैं, और दोनों एक साथ नहीं बनाना है, या तो दो मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर और कहीं पर अगर हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक है फर्मेंटेशन करवाते हैं तो वहां पर फर्मेंटेशन भी क्या होता है, एक तरह का एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है, अनॉक्सी श्वसन ही है, और वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, इथेनॉल। ठीक है ना, जो दारू वगैरह में यूज होता है ना वही इथेनॉल। ठीक है, ये इथेनॉल क्या है, ये एक तरह का अल्कोहल है, और इसी अल्कोहल को, मतलब इस अल्कोहल को बनता हुआ देखेंगे कब हम, जब हम अनॉक्सी श्वसन करवाएंगे ग्लूकोज का। ठीक है ना, तो ये किस केस में कैसा क्या बनेगा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज अपने को पूछेगा। और ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि मांसपेशी में अगर हम लोग अत्यधिक कसरत वगैरह कर लेते हैं तो मांसपेशी में दर्द होने लगता है, उस दर्द का मुख्यतः कारण कौन है, तो लैक्टिक एसिड ही है, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो उसके दर्द का कारण होता है। ठीक है ना, चलिए पेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला जो अपना पेज है, देखिए इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार जरा इसको बड़ा कर ले ताकि सब लोग अच्छे से इसको देख पाए। देखिए अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या देखना होता है ना कि जब, देखिए इसमें दोनों ही रिएक्शन को यहां पर बखूबी दिखाया गया है तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ देखिए, उसी लैक्टिक एसिड वाले की ही बात कर रहे हैं कि उसमें मांसपेशियां जाम हो जाती है, जिसके कारण से उसमें क्या देखने के लिए मिलती है, थकावट देखने के लिए मिलती है, यानी कि वो कह रहा है कि अब हम और काम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो ठीक, अब बात कर लेते हैं कि श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा। जब इस ऊर्जा की मात्रा की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह के श्वसन की बात कर रहे हैं, क्या ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला है श्वसन, या फिर ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला है। तो यहां पर +O2 लिखे हैं, इसका मतलब हो गया कि ये कैसा है, तो ये एरोबिक है, एरोबिक है, यानी कि एरोबिक कहने का मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सी श्वसन है। ठीक है, और ये कैसा है, तो ये एनएरोबिक है,
एनएरोबिक, ये अनॉक्सी श्वसन है। इस अनॉक्सी श्वसन में क्या देखने के लिए मिलता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उस समय पर 2 एटीपी बनते हैं और उसके बाद जब उससे एथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बनाया जाता है तो उस समय पर कुछ भी यहाँ पर एटीपी नहीं निकलता है। ध्यान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने कम से काम चलाना पड़ा, सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल, जबकि देखा जाए तो लगभग 30 से ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल निकल सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता, तो जल्दबाजी में ये काम करना पड़ जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात करते हैं तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है कि पहला ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ बात करेंगे तो कितना एटीपी निकला, 8 एटीपी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कितना मिला, 8 एटीपी मिला, जिसमें कि एक ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद देखो क्या मिला, पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, एसिटाइल कोएंजाइम में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट किया जाएगा तो टोटल मिलाकर के हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक कंप्लीट ऑक्सी श्वसन में कितनी एटीपी देखने के लिए मिलती है, 30 एटीपी देखने के लिए मिलता है एक कंप्लीट ऑक्सी श्वसन में। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक सेल के अंदर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में आपको डाइजेशन में ही बता रखे हैं, पाचन तंत्र में ही इसके बारे में बात हुई थी कि ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे प्रमुख स्रोत होता है ऊर्जा का, है कि नहीं। और ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज 2 चरणों में टूटकर ऊर्जा देती है। पहला चरण होता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस, यह कहां पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान रखिएगा, ये कोशिका द्रव्य में होता है। और दूसरा चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको कि हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो इसमें टोटल कितनी एटीपी निकलती है, 8 एटीपी। दूसरा चरण कहां पर कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको कि हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और यहां पर टोटल कितना निकलता है, तो 30 एटीपी निकलता है। बताओ 30 और 8 कितने हो गए, 38 एटीपी मॉलिक्यूल यहां पर टोटल मिलाकर के ऊर्जा निकलती है, 38 एटीपी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जबकि अगर हम अनॉक्सी की बात करते हैं, अनॉक्सी श्वसन में तो सिर्फ हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलता है, वो भी किस समय पर, तो ग्लाइकोलाइसिस में ही जितना निकला उतना निकला, उसके बाद उसमें हमें ऊर्जा देखने के लिए नहीं मिलती है कि नहीं। अब आप बात करते हैं कि विभिन्न जंतुओं में अगर बात करेंगे तो श्वसन अंग जो हैं वो विभिन्न जंतुओं में क्या क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है। तो अमीबा के अंदर देखिए बात करते हैं तो वो शरीर के सतह के द्वारा ही कर लेता है। ठीक है, वहां पर श्वसन जो है, वहां पर जो एक्सचेंज है गैस का, वो क्या होता है, शरीर के सतह से ही हो जाता है। मान लेते हैं ये अमीबा है तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है वो इसी तरीके से यहीं पर हो जाता है। तो ये अपने जो कोशिका झिल्ली होती है वहीं से क्या कर लेता है, श्वसन का काम पूरा कर लेता है। केचुआ की बात करेंगे जिसको अर्थवर्म कहते हो, तो ये भी शरीर के सतह से ही कर लेता है, या फिर त्वचा जिसकी बात करें तो यानी कि ये स्किन, इसके पास तो स्किन है, तो ये क्या करता है, ये स्किन के हेल्प से यहाँ पर अपना श्वसन का काम पूरा करता है। और जब हम कीट पतंगों की बात करते हैं, यानी कि आपसे कहा जाएगा क्या, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा की बात करते हो तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है बाबू, तो उसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, नली जैसी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है, जिसको कि क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। तो उस ट्रैकिया की मदद से हमें कीट पतंगों में, ऑर्थ्रोपोडा में श्वसन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगले पेज को देखते हैं। देखिए, जब हम इसमें कुछ और भी जीवों की बात कर लेते हैं, कुछ और जीवों में किस किस तरह का यहाँ पर हमको श्वसन देखने के लिए, श्वसन संरचना देखने के लिए मिलेगी। तो जब हम अलग अलग जीवों में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला बात कर लेते हैं किसके बारे में, फिश के बारे में, यानी कि मछलियों के बारे में। देखो, मछलियों की जब बात करते हैं तो उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर गिल्स देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर गिल्स देखने के लिए मिलेगा। मेंढक की बात करेंगे तो मेंढक 3 विधि से कर सकता है, वो अपने त्वचा से भी शोषण कर सकता है, अपने फेफड़े से भी, उसके पास फेफड़े भी होते हैं, और वो मुंह में भर लेता है। आपने उसको टर्टल करते हुए देखा होगा तो वो पूरा मुंह में हवा भर लेते हैं, वहां से भी वो शोषण कर सकता है।
हालांकि एक बात का ध्यान रखेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जब मेंढक जो होता है वो टैडपोल स्टेज में होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बगल में, मेंढक का जो बचपन का लार्वा स्टेज होता है, लार्वा स्टेज है ना, और उसके लार्वा स्टेज का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं टैडपोल, TADPOLE। टैडपोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस टैडपोल में क्या देखने के लिए मिलता है ना कि इसमें देखिए इस तरह से इसमें छोटा सा एक पूंछ होता है, ये टैडपोल है, और इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये टेल वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें पूंछ होती है, इसमें क्या देखने के लिए मिला, पूंछ देखने के लिए मिलता है। और ये टैडपोल जो है इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास गिल्स होते हैं। तो ये टैडपोल के बारे में पूछा जाएगा कि ये किससे श्वसन करता है, तो आप कहेंगे टैडपोल गिल्स से श्वसन करता है, जबकि जो कि क्या है वो मेंढक का लार्वा स्टेज है। और मेंढक के बारे में पूछा जाएगा वो किससे करता है, तो वो 3 विधि से कर सकता है, त्वचा से, फेफड़ा से और मुख गुहा से, यानी कि ओरल कैविटी से वो श्वसन कर सकता है। बात समझ आ रही है। अगर तैरते हुए तीनों विधि से, मतलब तैरते हुए वो तीनों विधि से करेगा, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा और मुख गुहा से करेगा, ठीक है, क्योंकि पानी में रहेगा तभी वो स्किन से कर पाएगा, और पानी के अंदर रहेगा या पानी के अंदर या जमीन के अंदर अगर बात करेंगे तो वो त्वचा से। कई बार आपने देखा होगा मेंढक वगैरह जो वो 5-6 महीने के लिए जमीन के अंदर चले जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। ये आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये तो कई बार जीके वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रख लेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। और हाइबरनेशन के दौरान वो क्या करते हैं, वो अपने त्वचा से श्वसन कर रहे होते हैं। जो गीली मिट्टी होती है उसमें जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं, उस घुले हुए ऑक्सीजन को वो सोख करके उससे काम करते हैं, ठीक है। जब रेप्टाइल्स की बात करते हैं, सरीसृप, तो उसके पास लंग्स होते हैं यानी फेफड़ा होता है, उससे वो श्वसन करेगा। पक्षियों की बात करेंगे तो वो भी फेफड़े से करेगा। और जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, उसके अंदर भी हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक फेफड़ा देखने के लिए मिलेगा। जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव के पास भी क्या देखने के लिए मिलता है, फेफड़ा देखने के लिए मिलता है। मानव भी एक क्या है, स्तनधारी प्राणी है, और उसके पास 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां साइड वाला तो दायां फेफड़ा और बाएं साइड वाला तो बायां फेफड़ा, दोनों मिल करके क्या करते हैं, उसके अंदर श्वसन करने का काम करते हैं। ऐसा श्वसन जो कि क्या है, पल्मोनरी श्वसन है, ठीक है, वो कोशिकीय श्वसन नहीं है। चलिए इसके आगे का बात जो है मनुष्य में श्वसन का बात हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।